हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। तो चलो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे जो है वो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर को भूल गए हैं, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट्स को भूल गए हैं। तो चलो हम लोग फटाक से इसका वन शॉट रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इसमें टोटल हमारे पास 4 प्रैक्टिस सेट है। ओके, और जो प्रैक्टिस सेट है वो कौन कौन से है? प्रैक्टिस सेट 5.1, प्रैक्टिस सेट 5.2, प्रैक्टिस सेट 5.3 एंड प्रैक्टिस सेट 5.4। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इसमें से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, यानी कि हमको ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये जो पूरे हमारे 4 प्रैक्टिस सेट्स है इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? इसमें पॉसिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूज होता है, यानी कि इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या होती है। ओके, और पॉसिबिलिटीज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, We use the following words to express the possibility in our daily conversation। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जो हम लोग डेली कन्वर्सेशन करते हैं ना, यानी कि जो हम लोग डेली बातचीत करते हैं ना, उसमें हम लोग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए ये जो सारे वर्ड्स है ना वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जो पॉसिबिलिटी है ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये सारे वर्ड का यूज करते हैं। कौन से वर्ड का? जैसे कि नंबर 1 प्रोएबल यूज करते हैं, या मे बी यूज करते हैं, या फिर इम्पॉसिबल वर्ड का यूज करते हैं, या फिर हम लोग श्योर वर्ड का यूज करते हैं, या नियरली वर्ड का यूज करते हैं, या फिर 50-50 ऐसे करके कुछ हम लोग यूज करते हैं। यानी कि हमारे जो डेली कन्वर्सेशन होते हैं, अगर तुम लोग उसमें नोटिस करोगे तो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये सारे वर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस दैट इज पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि जब हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि जब हमको क्या करना पड़ता है, अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख रहे हो वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और यहाँ से हमको समझ में आएगा कि जो फ्यूचर होता है ना उसकी पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि पॉसिबिलिटी वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं वो हमको यहां से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नंबर 1 मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ऐसा लग रहा है कि आज से बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना वो हमारे घर पे मम्मियां जरूर बोलती है। जब भी जून महीना आता है, यानी कि जून का मंथ आता है, तब मम्मी ऐसे बोलेगी कि हाँ आज ऐसा लग रहा है कि आज बारिश चालू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बाहर है ना एनवायरनमेंट को देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ आज बारिश वाला मौसम है, इसलिए आज से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। ओके, तो जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड यूज हुआ है, प्रोबेबली। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोग को दिया था कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये सारे वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज किया है, प्रोबेबली वर्ड का यूज किया है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलता है, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। लेकिन यहाँ पे ये पक्का 100% गारंटी नहीं है कि रेन आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है। ओके, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन होने के चांस जो है वो क्या है, थोड़े से ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली। तो मोस्ट प्रोबेबली वर्ड यूज हुआ है ना, यानी कि होने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा है, लेकिन बारिश नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 100% बारिश होगी,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बारिश नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं वर्ड जो है ना वो भी लागू होता है। और यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, जो महंगाई है ना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो महंगाई है ना वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ठीक है, लाइकली मतलब ऐसा लग रहा है लगभग कि इन्फ्लेशन जो है दैट इज जो महंगाई है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, लाइकली। लाइकली मतलब लाइकली कब यूज करते हैं, जब 50-50 की क्या होती है, संभावना होती है। यानी कि ये स्टेटमेंट जिसने यूज किया है वो क्या बोल रहा है कि महंगाई जो है ना वो बढ़ने वाली है, 50-50 उसका चांस है। ठीक है, लाइकली कब यूज करते हैं, जब एकदम ही हम लोग बीच में होते हैं ना तब हम लाइकली यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या यूज किया है, मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली कब यूज करते हैं, जब हम लोग एकदम ऐसे लगभग श्योर होते हैं कि हाँ वो चीज होने वाली है, तब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वर्ड का यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे लाइकली वर्ड यूज हुआ है। लाइकली हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग 50-50 श्योर होते हैं, जब हम लोग क्या होते हैं, बीच में होते हैं कि हाँ हो भी सकता है, 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है, तब हम लोग ये लाइकली वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स तो है, लेकिन वो कब यूज करने का, कौन से वर्ड का हम लोग कब यूज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोएबल कब यूज करते हैं, जब हम लगभग बहुत ही श्योर होते हैं। मे बी हम कब यूज करते हैं, जब हम बिल्कुल भी श्योर नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो महंगाई है ना वो ऐसा लग रहा है कि बढ़ने वाली है। ठीक है, महंगाई के बढ़ने के जो चांस है वो क्या है, 50-50 है। लाइकली मतलब क्या, 50-50 चांस है, यानी कि महंगाई बढ़ भी सकती है या नहीं भी बढ़ सकती है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% जो है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, वो कम भी हो सकती है। और यहाँ पे देखो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। यानी कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम को नेक्स्ट मैच में हराना एकदम ही इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज किया है वो क्या यूज किया है, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जिसने भी बोला है उसने क्या किया होगा, इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, यानी कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, और उसने ये स्टेटमेंट बोला है, क्या स्टेटमेंट बोला है कि इंडियन क्रिकेट टीम को हराना नेक्स्ट मैच में एकदम ही इम्पॉसिबल है। ओके, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम हार नहीं सकती, वो हार सकती है, लेकिन हारने के चांस जो है वो बहुत 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 कम है। ओके, और जीतने के जो चांस है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम के हारने के चांस जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हार सकती। ठीक है, हार सकती है, लेकिन हारने के चांस जो है वो थोड़े से कम है। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया है, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट क्या है कि मुझे पक्का फर्स्ट क्लास मिलेगा। यानी कि ये स्टेटमेंट जिसने भी यूज किया है वो क्या बोलना चाहती है हमको कि उसको पक्का फर्स्ट क्लास मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, श्योरली वर्ड यूज किया है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो किसने यूज किया होगा, किसी ऐसे लड़की ने या लड़के ने यूज किया है जिसने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है और जिसके एग्जाम्स जो है वो बहुत अच्छे गए हैं, बरोबर, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस आया है ये वाला वर्ड यूज करने के लिए, दैट इज कौन सा, श्योरली वर्ड यूज करने के लिए। और उसने क्या स्टेटमेंट में क्या बोला है, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, यानी कि वो इतना पक्का है कि उसको क्या मिलेगा, फर्स्ट क्लास मिलेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको फर्स्ट क्लास नहीं भी मिल सकता, लेकिन 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 मिलने के जो चांस है ना, फर्स्ट क्लास मिलने के जो चांस है ना वो थोड़े से ज्यादा है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% उसको फर्स्ट क्लास ही मिलेगा, यहाँ पे उसको फर्स्ट क्लास नहीं भी मिल सकता, लेकिन यहाँ पे जो मिलने के चांस जो है वो थोड़े से ज्यादा है कंपेयर टू नहीं मिलने के। ओके, अब यहाँ पे देखो, सपोज करो
यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं और इसको ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो कि एक लड़की है, ओके, और उसने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और उसके एग्जाम्स जो है वो भी अच्छे से नहीं गए हैं, ठीक है, तो अगर उसको ये स्टेटमेंट को बोलना है तो वो अपने तरीके से कैसे बोलेगी, वो क्या बोलेगी, इट इज, क्या बोलेगी वो, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, क्या बोलेगी वो, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट फर्स्ट क्लास, है ना। वो क्या बोलेगी कि मेरे लिए तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट क्लास मिलेगा, क्योंकि उसके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं। तो यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या वर्ड यूज किया है, इम्पॉसिबल वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे क्या यूज किया है, श्योरली वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लड़की क्या बोल रही है कि उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल है कि उसको फर्स्ट क्लास मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाहती है कि उसको फर्स्ट क्लास जो मिलने के जो चांस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम मतलब कि ना के बराबर, लेकिन हाँ मिल सकता है उसको फर्स्ट क्लास, लेकिन नहीं मिलने के जो चांस है ना वो ज्यादा है। यहाँ पे ये लड़की ने जो स्टेटमेंट यूज किया है उस हिसाब से क्या लगता है कि उसको फर्स्ट क्लास मिलने के जो चांस है वो बहुत 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 कम है, और फर्स्ट क्लास नहीं मिलने के जो चांस है वो क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट जिसने यूज किया है वो क्या बोलना चाहता है हमको कि उसको फर्स्ट क्लास मिलने के चांस जो है वो ज्यादा है और फर्स्ट क्लास नहीं मिलने के जो चांस है वो थोड़े से क्या है, कम है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या यूज किया है, श्योरली वर्ड यूज किया है। अब श्योरली वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हम बहुत ही श्योर होते हैं कि हाँ वो चीज होने वाली है, ठीक है, यानी कि वो चीज होने वाली है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तब हम श्योरली वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चीज हो सके, ठीक है, नहीं भी हो सकती, लेकिन होने के जो चांस है ना वो थोड़े से ज्यादा है। और हम लोग इम्पॉसिबल वर्ड कब यूज करते हैं, जब हमको पता है कि वो चीज होने ही नहीं वाली है, यानी कि उसके होने के चांस जो है वो बहुत ही कम है, तब हम लोग इम्पॉसिबल वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लड़की है उसको पक्का पता था कि उसको फर्स्ट क्लास जो है वो मिलने के चांस बहुत कम है, इसलिए उसने इम्पॉसिबल वर्ड का यूज किया, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही बस आपको समझाना था, ओके। अब यहाँ पे देखो लास्ट क्या दिया है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ अ चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि अगर एक बच्चे को पोलियो वैक्सीन दी है टाइम पे तो इसका मतलब उसको पोलियो इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो सकता, यानी कि पोलियो इन्फेक्शन के जो चांसेस है उसको होने के वो क्या है, बहुत ही कम है, ओके, बहुत ही कम है। कब कम है, अगर उस बच्चे को पोलियो वैक्सीन दी है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है नो पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अगर हमने बच्चे को क्या दिया है, पोलियो वैक्सीन दी है टाइम पे, तो इसका मतलब उसको पोलियो इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हो भी सकता है, लेकिन होने के जो चांस है ना वो बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसे भी केसेस आते हैं कि अगर एक बच्चा है उसको पोलियो वैक्सीन दी है टाइम पे, लेकिन क्या हो जाता है, उसको पोलियो इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन ऐसे केसेस जो है ना वो बहुत ही कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उस बच्चे को पोलियो इन्फेक्शन होगा अगर उसको पोलियो वैक्सीन दिया है टाइम पे, तो ओके, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, हो भी सकता है मतलब होने के चांसेस बहुत ही कम है, ऐसा समझो कि ना के बराबर है, लेकिन 100% कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। अब यहाँ पे देखो आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, तब आप समझ पाओगे कि ये जो पॉसिबिलिटी जो है ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं और कौन कौन से वर्ड का कब यूज करना चाहिए, क्या राइट वे है उनका यूज करने का, वो मैं आपको समझाऊंगी। अब जैसे कि यहाँ पे समझो कि ये दोनों फ्रेंड्स है, ठीक है, ये दोनों जो फ्रेंड्स है उसमें से ये वाला जो फ्रेंड है, ये दोनों जो फ्रेंड्स है उसमें से ये वाला जो है उसने कोविड की वैक्सीन ली है और इसने कोविड की वैक्सीन नहीं ली है, ठीक है। तो ये वाला जो फ्रेंड है वो क्या बोलता है कि जिसने भी कोविड की वैक्सीन ली है उसको कोविड नहीं हो सकता, यानी कि इम्पॉसिबल है कि उसको कोविड हो। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अफेक्टेड बाय अ कोविड इफ अ पर्सन इज टेकन वैक्सीन, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जिसने भी वैक्सीन ली है ना
उसको कोविड नहीं हो सकता, यानी कि उसके जो चांसेस है कोविड होने के वो बहुत ही कम है। इसलिए यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज किया है वो क्या यूज किया है, इम्पॉसिबल। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि उस पर्सन को क्या होगा, कोविड होगा अगर उसने वैक्सीन ली है तो। लेकिन यहाँ पे इम्पॉसिबल वर्ड का यूज तो किया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपने केसेस तो देखे होंगे कि किसी ने वैक्सीन ली है लेकिन उसको फिर भी क्या हो गया, कोविड हो गया। यानी कि यहाँ पे हो सकता है, यानी कि अगर किसी पर्सन ने कोविड की वैक्सीन ली है तो उसको कोविड हो भी सकता है, लेकिन होने के जो चांस है ना वो बहुत ही कम है। यानी कि कोविड होने के जो चांस है वो बहुत ही लेस है। कब लेस है, जब उसने वैक्सीन ली है तो। और ये वाला जो फ्रेंड है वो क्या बोलता है कि हाँ, अगर उसने वैक्सीन नहीं ली है तो उसके जो कोविड के चांसेस जो है होने के वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ये क्या बोल रहा है, अ पर्सन विल श्योरली गेट अफेक्टेड बाय अ कोविड इफ अ पर्सन इज नॉट टेकन द वैक्सीन। यानी कि अगर पर्सन ने वैक्सीन नहीं लिया है, यानी कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है तो उसको कोविड होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज किया है वो क्या यूज किया है, श्योरली। श्योरली हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग बहुत ही श्योर होते हैं वो चीज को लेके। तो यहाँ पे ये पर्सन क्या बोलता है, हाँ ये तो बरोबर है कि अगर किसी पर्सन ने वैक्सीन नहीं ली है तो उसको कोविड होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, उसको नहीं भी हो सकता कोविड, लेकिन उसके होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस केस में श्योरली वर्ड हमने यूज किया है, यानी कि इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि कोविड होने के जो चांस है वो यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्पॉसिबल वर्ड का यूज किया है, यानी कि कोविड नहीं हो सकता अगर उसने वैक्सीन ली है तो, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन होने के चांस थोड़े से कम है। और यहाँ पे क्या यूज किया है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए श्योरली। श्योरली मतलब क्या, कि हाँ उस पर्सन को कोविड जरूर हो सकता है जिसने वैक्सीन नहीं ली है, और यहाँ पे होने के चांस जो है वो ज्यादा है, यानी कि कोविड होने के चांस जो है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन हाँ, उसको नहीं भी हो सकता। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जिसने वैक्सीन नहीं ली है उसको कोविड अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होगा। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो उनको हो सकता है, यानी कि उनके तो चांसेस ज्यादा है होने के, और जिसने वैक्सीन ली है उसके थोड़े से कम चांसेस है होने के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बस यही बताया है यहाँ पे कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं और क्या दिया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस्ट करते हैं एक बार तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज अ टॉस बिफोर अ क्रिकेट मैच। जैसे कि सबको पता है कि क्रिकेट मैच खेलने से पहले क्या होता है, टॉस होता है। ठीक है, तो टॉस होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, यानी कि व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज। यानी कि जब क्या होता है, टॉस हवा में होता है, तब हमारे दिमाग में क्या होता है कि क्या क्या आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है, यस वेरी गुड, या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। बरोबर, तो यानी कि व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यानी कि हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो हियर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटीज का मतलब ये होता है कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब मैं बहुत ही डीप बात बोलने वाली हूँ। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि क्या क्या आ सकता है। मतलब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं एक बार, तो उसमें क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। अब देखो आएगा तो एक ही है ना, अगर टॉस क्या होगा, जमीन में गिरेगा तो आएगा तो एक ही, या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। लेकिन व्हाट इज पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज मतलब क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। क्या आएगा वो नहीं होती है पॉसिबिलिटीज। ठीक है,
क्या क्या आ सकता है या क्या क्या आएगा वो होती है पॉसिबिलिटीज। तो अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। इसका मतलब ये हो जाएगी हमारी पॉसिबिलिटीज। तो यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज है अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है वो हमको बताना है। ठीक है, यानी कि क्या क्या आ सकता है उसको ही हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो कि कॉइन है, ठीक है, कॉइन है और हमने क्या किया, इस कॉइन को एक बार टॉस किया। तो जब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, बरोबर। और फिर हम क्या करेंगे, दोबारा इस कॉइन को टॉस करेंगे, यानी कि सेकेंड टाइम टॉस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हम लोग कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉसिंग द कॉइन ट्वाइस। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है, इस हेड के साथ या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या फिर इस टेल के साथ हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ध्यान से देखना। या तो हेड आ सकता है, ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है, हेड टेल आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, टेल हेड आ सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, टेल टेल आ सकता है। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम लोग कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ओके, या तो फिर हेड आ सकता है और हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है, और दोनों ही कॉइन पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यानी कि जब भी हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज। समझ में आया? ओके, अभी हम लोग देखते हैं क्या दिया है आगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया है, अ डाई इज थ्रोन वंस व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं एक बार तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि डाई क्या होता है। डाई मतलब ये, जैसे कि इस फिगर में देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ डाई। ओके, जैसे कि सबको पता है कि जब हम लूडो खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेलते हैं तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डाई बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी एक डाई होती है ना, जब भी हम एक डाई का यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई ही बोलते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्या होती है, एक से ज्यादा डाई होती है, जैसे कि 2 डाई है या 3 डाई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डाइज बोलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा डाई होती है तो उसको हम लोग डाइज बोलते हैं, और जब एक ही डाई होती है ना तो उसको हम लोग डाई बोलते हैं। ओके, समझ में आया? चलो, अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग डाई को थ्रो करते हैं एक बार, ओके, सिर्फ एक बार, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और यहाँ पे देखो, उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो, ये डाई है ना, तो ये क्या है, ये डाई का अपर फेस है। ठीक है, तो जो अपर फेस में जो आता है ना उसको ही हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और यहाँ पे ये जो साइड में जो फेसेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइड फेस। ठीक है, जैसे कि ये साइड फेस है, ये साइड फेस है, ये नीचे वाला जो होगा वो भी साइड फेस होगा, और इस तरफ जो है वो भी साइड फेस है, और यहाँ पे इस तरफ जो होगा वो भी साइड फेस होगा। ठीक है, ये जो ऊपर जो फेस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अपर फेस, और अपर फेस के ऊपर जो आता है, जितने भी डॉट्स आते हैं उसको ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ डाई इज थ्रोन वंस व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज। यानी कि अगर हम लोग डाई को क्या करते हैं, एक बार थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, चलो बताओ। यानी कि ये अपर फेस में क्या क्या आ सकता है, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, और 2 आ सकता है, और 3 आ सकता है, और 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है ना। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी है, देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो समझ में आया पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या क्या आ सकता है उसको हम पॉसिबिलिटीज बोलते हैं। देखो, आएगा तो एक ही, यानी कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे और जब वो नीचे गिरेगी तो आने वाला तो एक ही है, यानी कि ये
6 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक ही नंबर आएगा, है ना, एक ही नंबर आएगा ऊपर। लेकिन पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। ठीक है, समझा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉसिबिलिटीज का मतलब। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब देखो यहां से हमारे मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां से हमको बहुत ही अच्छे से समझना है सारे टॉपिक्स को। और यहाँ पे देखो इस चैप्टर में जो हमारे सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके सारे रिजल्ट्स जो है वो हमको ऑलरेडी पहले से पता होते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। ओके, और जो सारे रिजल्ट्स होते हैं ना उसकी पॉसिबिलिटी जो है आने की वो क्या है, इक्वल है। तो बस हम वैसे एक्सपेरिमेंट को ही क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी एक्सप्लेन यू, फिर से धीरे धीरे समझाती हूँ। यहाँ पे देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नंबर 1, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है ना उसके सारे रिजल्ट्स जो है यानी कि जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स जो है ना वो हमको पता होते हैं। ठीक है, यानी कि एडवांस में ही हमको पता होता है कि क्या क्या आ सकता है। तो यानी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, यानी कि क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं वो हमको एडवांस में ही क्या होते हैं, पता होते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये होता है। और क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, यानी कि हमको ये तो पता होता है कि क्या क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग श्योरिटी से नहीं बता सकते कि क्या आएगा। ओके, तो यानी कि सेकेंड थिंग क्या होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि हम श्योरिटी से या वी कैन से हम सर्टेनिटी से ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या आने वाला है। और आगे क्या दिया है, एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि थर्ड थिंग क्या होती है कि जो हमारे रिजल्ट होते हैं यानी कि जो भी हमारे रिजल्ट होते हैं, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी जो है आने की वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो बस हम वैसे एक्सपेरिमेंट को ही क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके सारे रिजल्ट्स हमको एडवांस में पता होते हैं। ओके, नंबर 1 ये होता है। और नंबर 2 क्या होता है कि फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। हमको सारे रिजल्ट एडवांस में तो पता होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं बता सकते, यानी कि फिर भी हम लोग ये श्योरिटी से नहीं बता सकते कि क्या आएगा। ओके, एंड नंबर 3 क्या होता है कि जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उसके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि सारे रिजल्ट के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो बस हम वैसे एक्सपेरिमेंट को ही क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो, टॉसिंग अ कॉइन। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल, जब भी हम क्या करते हैं कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको ऑलरेडी पता होता है कि रिजल्ट में क्या क्या आने वाला है ना, हमको एडवांस में ही पता है कि क्या क्या आ सकता है। जैसे कि क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, ये हमको एडवांस में ही पता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये श्योरिटी से नहीं बता सकते कि क्या आएगा, है ना। अभी हम लोग कॉइन टॉस तो कर रहे हैं, ये तो हमको पता है कि क्या क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि क्या आएगा। वो तो जब कॉइन नीचे गिरेगा तभी हमको पता चलेगा कि क्या आया है। और यहाँ पे देखो ये जो हमारे रिजल्ट्स है उनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। दैट इज यहाँ पे हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 50% है, और जो टेल आने की पॉसिबिलिटी है वो भी क्या है, 50% है। यानी कि ये दोनों जो हमारे रिजल्ट है, ये जो हमारे रिजल्ट है उनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। दैट इज हाफ हाफ पॉसिबिलिटी है। ओके, तो बस हम वैसे एक्सपेरिमेंट को ही बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही अगर हम लोग
कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाई को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों है, क्योंकि नंबर 1 हमको ये पता है कि इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, दैट इज हमको एडवांस में ही पता है कि क्या क्या आ सकता है। ओके और नंबर 2 क्या है कि फिर भी हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, है ना, वो तो जब डाई नीचे गिरेगी तभी हमको पता चलेगा कि क्या आया है। एंड नंबर 3 क्या है कि ये जो सारे रिजल्ट्स है उनकी आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है ना, यानी कि जितनी 1 की आने की पॉसिबिलिटी है उतनी ये सबकी आने की भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है सबकी आने की वो क्या है, इक्वल है। तो इसलिए यानी कि ये एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ओके तो यहाँ पे बस वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, और फिर क्या दिया है, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। यानी कि अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, कार्ड है और उस कार्ड के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं फ्रॉम 1 to 50, जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे हमारे पास कार्ड है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा है 1, इसके ऊपर लिखा है 2, और ऐसे टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स है, 50 कार्ड्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, एक कार्ड को पिक करते हैं, तो हमको क्या पता है कि उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है ना, क्या क्या आ सकता है, उस कार्ड में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है। ये 1 से लगा के 50 तक कुछ भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि फिर भी हम लोग ये श्योरिटी से नहीं बता सकते कि क्या आएगा। और जो सारे रिजल्ट्स है उनके आने का जो चांस है या उनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है, बरोबर। तो बस वैसे एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके और आगे क्या लिखा है, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पत्ते होते हैं, है ना, पत्ते तो आपको पता है, पत्ते खेलते होगे आप, तो वो जो पत्ते होते हैं उसको हमने क्या किया है, अच्छे से उसकी पीसी की है, और उसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली एक कार्ड को पिक करते हैं, तो वो भी क्या होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। अब वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक पीसे हुए पत्ते हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली एक कार्ड को पिक करते हैं, तो उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है वो हमको पता है ना, मतलब कुछ भी आ सकता है। जैसे कि आपको थोड़े से कार्ड की नॉलेज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आगे जाके मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। तो अगर हम लोग रैंडमली उस कार्ड में से एक कार्ड को पिक करते हैं तो हमको पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग श्योरिटी से ये नहीं बोल सकते या श्योरिटी से हम लोग ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या आएगा। ओके और सबके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, दैट इज पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो सारे एग्जांपल्स लिखे हैं वो किसके हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के हैं। अब देखो जैसे कि हम लोग जो लैब में, यानी कि जो हमारा साइंस का लैब होता है उसमें जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं होते, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में हमको पहले से ही पता होता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग परफॉर्म करते हैं लैब में वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते। जैसे कि सपोज करो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं और प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, है ना, ये सबको पता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, सोडियम लेते हैं और जब हम क्लोराइड लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, दैट इज सॉल्ट मिलता है। तो यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमको पहले से ही पता है कि क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग श्योरिटी से नहीं बता सकते कि क्या आएगा, लेकिन लैब के एक्सपेरिमेंट में हमको पहले से पता होता है कि क्या आने वाला है, ठीक है। इसलिए हमारे लैब के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं। ओके समझ में आया।
चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज आउटकम। तो आउटकम क्या होता है? रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम, यानी कि जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो होते हैं, जितने भी रिजल्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, एंड वो क्या है? हेड और टेल। जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बरोबर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमको क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है? हमको क्या मिल सकता है? हेड मिल सकता है और टेल मिल सकता है। तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटकम्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, यानी कि जब हम क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमको सिर्फ 2 आउटकम्स मिलते हैं, एंड वो क्या है? हेड और टेल। ठीक है, वैसे ही सेकेंड देखो क्या दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई there are 6 outcomes according to the number of dots on the 6 faces of the die। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? एक हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, बरोबर। तो यानी कि जब भी हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमको क्या क्या आउटकम मिलते हैं, यानी कि क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि अगर हम लोग एक डाई को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? 1 मिल सकता है, और 2 मिल सकता है, और 3 और 4 और 5 और 6। तो ये सारे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं अपर फेस में, राइट। तो यानी कि देयर आर 6 आउटकम। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जब भी हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं तो देयर आर 6 आउटकम। तो बस आउटकम का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आउटकम। तो जब भी हम लोग डाई क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमको 6 आउटकम मिलते हैं, और वो क्या होंगे? 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। ठीक है, चलो अभी हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। अ कार इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारे पत्ते होते हैं, यानी कि सबको पता है ना पत्ते मतलब क्या होते हैं, जो हमारे पत्ते होते हैं, और उसको हम लोग अच्छे से क्या करते हैं? पीसी करते हैं। यहाँ पे शफल्ड मतलब क्या? कि उसको पीसी करना, बहुत अच्छे से पीसी करना। ठीक है, तो जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनको जब हम बहुत अच्छे से क्या करते हैं? पीसी करते हैं, और उसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडमली कोई भी कार्ड को पिक करते हैं, तो वो भी क्या होता है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होंगे, वो कितने आउटकम्स होंगे, यानी कि उसके कितने रिजल्ट होंगे? तो देयर आर टोटल 52 रिजल्ट्स, यानी कि देयर आर टोटल 52 आउटकम्स ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, यानी कि ये जो हमारा थर्ड वन जो है, इसमें जो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके टोटल कितने आउटकम होंगे? देयर आर टोटल 52 आउटकम्स। अब ये कैसे? तो लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे कि सबको पता है कि देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक, है ना। कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पैक में? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है टोटल 52 कार्ड्स, और उसमें से हमारे रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26, और जो हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। ठीक है, और रेड कार्ड्स में भी हमारे पास क्या होता है? 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं और 13 डायमंड के कार्ड्स होते हैं, और जो हमारा 26 ब्लैक कार्ड्स जो होता है उसमें हमारे पास 13 क्लब कार्ड्स होते हैं एंड 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, दिस इज क्लब, ये हार्ट होता है, ये स्पेड होता है, और ये डायमंड होता है। ओके, सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ओके, एक बार फिर से देख लो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड्स, हार्ट्स, ये सब जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूट्स बोलते हैं। यानी कि कितने सूट्स होते हैं? 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, कितने सूट्स होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड के? 4 सूट्स होते हैं, एंड वो क्या है? क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स और डायमंड्स। ठीक है, तो 13 क्लब्स के कार्ड होते हैं, 13 स्पेड्स के कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट्स के कार्ड्स होते हैं, और 13 डायमंड्स के कार्ड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये रहे हमारे 13 क्लब्स के कार्ड, जैसे कि यहाँ पे देखो क्लब्स के कार्ड, ये है हमारे 13 स्पेड्स के कार्ड, और ये है हमारे 13 हार्ट्स के कार्ड,
और ये है हमारे 13 डायमंड्स के कार्ड, ठीक है। और अगर तुम लोग देखोगे तो हर सूट्स में हमको क्या नजर आएगा, एक एक्का नजर आएगा, ठीक है। ये है हमारा एक्का, इंग्लिश में इसको एस बोलते हैं। ये है हमारी दुर्री, ये है हमारी तिर्री, और ये है हमारा 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये जे मतलब हमारा जैक है, और क्यू का मतलब होता है क्वीन, और के का मतलब होता है किंग, ठीक है। और अगर हिंदी में बोलो तो ये है गुलाम, और ये है रानी, और ये है बादशाह, ठीक है। तो हर सूट्स में आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे, और वो 13 कार्ड्स क्या होंगे, एक्का होगा, दुर्री होगी, तिर्री होगी, 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और किंग, और हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं हमारा गुलाम, और ये है हमारी रानी, और ये है हमारा बादशाह, ठीक है। तो ये हमको 13 कार्ड्स मिलेंगे हर सूट्स में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया है। इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स देयर आर 4 सेट्स, है ना, 4 सेट्स होते हैं, या वी कैन ऑल्सो से 4 सूट्स होते हैं, नेमली हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। और क्या दिया है, इन ईच सेट देयर आर 13 कार्ड्स एज किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस। यहाँ पे क्या दिया है कि हर सूट्स में आपको कितने कार्ड मिलेंगे, 13 कार्ड्स मिलेंगे। और वो 13 कार्ड्स क्या होंगे, तो यहाँ पे वो लिस्ट लिखी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, किंग, क्वीन एंड जैक आर नोन एज फेस कार्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लोग को पता नहीं होता है कि फेस कार्ड क्या होता है, तो मैं आज आपको बता देती हूँ फेस कार्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा किंग है, ये जो हमारा किंग है, ये जो हमारी क्वीन है, और ये जो हमारा जैक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको फेस नजर आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये पूरा देखो, ये पूरे कार्ड्स को देखो, कहाँ पे आपको फेस नजर आ रहा है, तो सिर्फ ये जो जैक वाला जो कार्ड है, और जो क्वीन वाले जो हमारे कार्ड है, एंड जो हमारे किंग वाले जो कार्ड है, सिर्फ इसी कार्ड के ऊपर आपको फेस नजर आ रहा होगा, बरोबर। तो यानी कि जो हमारे किंग, क्वीन और जैक वाले जो कार्ड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एस है, यानी कि जो हमारा एक्का है, ये हमारा फेस कार्ड नहीं होता है, ओके। ये बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि एस भी क्या है, हमारा फेस कार्ड है, लेकिन एस फेस कार्ड नहीं होता है, ओके। आगे क्या दिया है, इन ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन एंड 4 कार्ड्स ऑफ जैक। सो टोटल फेस कार्ड्स आर 12। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, अगर तुम लोग देखोगे, अगर तुम लोग सूट्स को देखोगे या अगर तुम लोग सेट्स को देखोगे, तो आपको क्या मिलेंगे, 4 कार्ड्स जो है वो किंग के मिलेंगे, 4 कार्ड्स जो है वो क्वीन के मिलेंगे, और 4 कार्ड्स जो है वो जैक के मिलेंगे, है ना। जैसे कि देख लो यहाँ पे 4 कार्ड जैक के है, 4 कार्ड क्वीन के है, और 4 कार्ड किंग के है। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर आर टोटल हाउ मेनी फेस कार्ड्स, तो देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड, ओके। अगर आप लोग काउंट करोगे तो यहां से हमको क्या समझ में आता है कि देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स, ओके। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग, जरा ध्यान दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल प्लेइंग कार्ड्स। यानी कि अगर सपोज करो हमारे पास क्या है, देखो ये कार्ड है, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, रेंडमली कोई भी कार्ड को क्या करते हैं, पिक करते हैं। रेंडमली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्ड को पिक करते हैं, तो उस कार्ड के अंदर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि उस कार्ड के अंदर क्या रिजल्ट आ सकता है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि उस कार्ड के अंदर कुछ भी आ सकता है, ये 52 कार्ड्स में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज, यानी कि देयर आर 52 आउटकम्स। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड को रेंडमली पिक करते हैं फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो देयर आर 52 आउटकम फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कार्ड्स के बारे में। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर देखना फिर से ये वाला पार्ट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। बस ये ध्यान रखना कि फेस कार्ड्स कितने होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए। चलो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं अपने ओन लैंग्वेज में समझाऊंगी। वैसे तो थ्योरी लिखा था बुक में, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ओन लैंग्वेज में समझा देती हूँ, बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ पे क्या दिया है,
देखो इक्वली लाइकली आउटकम मतलब क्या, जैसे कि हम लोग ने आउटकम के बारे में देखा। आउटकम क्या होता है कि जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके रिजल्ट्स जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, इक्वली लाइकली आउटकम की बात चल रही है। जैसे कि सपोज करो कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, एक डाई को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो हमको क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं, तो हमको क्या क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, और 2 मिल सकता है अपर फेस में, और 3 मिल सकता है, और 4 मिल सकता है, और 5 मिल सकता है, और 6 मिल सकता है। यानी कि देयर आर टोटल 6 आउटकम, राइट। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जितने भी हमारे आउटकम है उसके आने के जो चांसेस है वो क्या है, इक्वल है, राइट। यानी कि जितना चांस 1 का आने का है उतना ही चांस 2 का आने का है, और जितना चांस 2 का आने का है उतना ही चांस 3 का आने का है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना चांस 1 का आने का है उतना ही चांस ये सारे नंबर्स का आने का है, बरोबर। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे आउटकम है वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। यानी कि हर एक का आने का जो चांस है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गए, हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। ओके वैसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो यानी कि क्या क्या आ सकता है, यानी कि क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है ना, बरोबर। यानी कि देयर आर 2 आउटकम्स, और ये दोनों आउटकम्स के आने के जो चांसेस है वो क्या है, इक्वल है। यानी कि जितना चांस हेड का आने का है उतना ही चांस टेल का आने का भी है। ओके तो यहाँ पे भी ये जो हमारे आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या समझाना था, अगर सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी डाई बनाते हैं, सपोज करो कि एक ऐसी डाई हम लोग बनाते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें सपोज करो कि जो ये जो हमारा 6 नंबर है ना वो क्या होगा, 2 बार होगा, ठीक है। जो हमारा 6 नंबर है वो क्या होगा, 2 बार होगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, वैसी डाई को थ्रो करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये जो 6 नंबर के जो आने के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 6 नंबर है वो क्या है, 2 बार है। ओके हमने क्या किया है, हमने एक ऐसी डाई बनाई है स्पेशली, देखो हमने क्या किया है, ऐसी स्पेशल डाई बनाई है जिसमें ये जो 6 नंबर है ना वो क्या है, 2 टाइम्स है, ठीक है। यानी कि उस डाई में 1 जो है ना, 1 डॉट है ही नहीं, उसमें क्या है 2 डॉट है, और उसमें क्या है 3 डॉट है, और उसमें क्या है 4 डॉट है, और उसमें 5 डॉट भी है, ठीक है। और उसमें क्या है 6 डॉट जो है वो 2 बार है। ओके 6 डॉट जो है वो क्या है, 2 बार है। तो यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, वैसी डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो 6 नंबर के आने के जो चांसेस है ना वो क्या है, ज्यादा है। ओके और ये जो नंबर्स है उसके आने के जो चांसेस है वो क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 डॉट है, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट्स, और ये 6 डॉट्स। 6 डॉट्स जो है वो क्या है, 2 बार है, क्योंकि हमने ये डाई जो है वो स्पेशली बनाई है। ओके तो यहाँ पे ये 6 डॉट आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, और ये जो सारे डॉट्स है उनके आने के चांसेस जो है वो क्या है, कम है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो सारे आउटकम्स है वो क्या है, हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 डॉट आने के चांसेस ज्यादा है और ये सब के आने के चांसेस कम है। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें ये जो आउटकम्स है वो हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर we assume that objects used for random experiments are fair और अनबायस। यानी कि हम ये चैप्टर में ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम लोग ले रहे हैं या जो हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं ना वो हमारे क्या होंगे, फेयर होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाली जो हमारी डाई है वो क्या है, फेयर डाई है। ओके वैसे ही ये वाला जो हमारा कॉइन है वो क्या है, फेयर कॉइन है। और अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, ये जो डाई है जो हमने स्पेशली बनाई है, ये वाली जो डाई है वो क्या है, हमारी बायस डाई है। ओके ये तो बायस हो रहा है ना, क्योंकि इस डाई में हमारे पास ये जो 6 डॉट्स है वो 2 बार है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो डाई है वो क्या है, हमारी बायस डाई है, या वी कैन से कि ये जो डाई है वो क्या है, हमारी अनफेयर डाई है।
तो हम जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं ना, वो ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब वो फेयर होंगे तब जाके ही वो हमको क्या देंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स देंगे, ओके। और अगर वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, अनफेयर है या बायस है, तो वो हमको इक्वली लाइकली आउटकम दे ही नहीं सकते। तो हम लोग ऐसे वाले ऑब्जेक्ट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं करेंगे इस लेसन में, ओके। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही थे हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर आउटकम क्या होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने देखा इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। यानी कि यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो देखो हमने क्या देखा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस क्या होता है कि जब हम वो सारे आउटकम्स जो है उसका सेट लेते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। देखो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, क्या है कि जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और उस आउटकम का जब हम क्या करते हैं, सेट लेते हैं। सेट तो समझते हो ना, सेट चैप्टर हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है, अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर। यस, सेट मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना, ओके। तो उसी को हम सेट बोलते हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका सेट लेते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, टेंशन मतलब इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। आगे क्या लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय एस और ओमेगा। यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ना उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम लोग ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक ग्रीक लेटर है और इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ओके। लेकिन हमारे बुक में सैंपल स्पेस को मोस्टली एस से ही डिनोट किया गया है तो हम एस से ही डिनोट करेंगे, ओके। आगे क्या लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ना उसके अंदर के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग सैंपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे समझेगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी नीचे, लेकिन पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। आगे क्या दिया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ना उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन ऑफ एस, ओके। एन ऑफ एस मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस, ओके। धीरे धीरे समझेगा, टेंशन मत लेना, बस एक बार मुझे पढ़ने दो। फिर क्या लिखा है, if n of s is finite then the sample space is said to be finite sample space। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारा n of s है, n of s मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट s, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस s, ओके। तो यानी कि जो हमारा n of s है वो अगर क्या है, फाइनाइट है, तो इसका मतलब जो हमारा सैंपल स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सैंपल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इतना लिखा है ना उसको अभी हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग ने क्या देखा था, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ कॉलम है, यहाँ पे ये हमारा सीरियल नंबर का कॉलम है, सेकेंड कॉलम जो है वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट नजर आएंगे। और ये जो थर्ड कॉलम है वो हमारा सैंपल स्पेस का कॉलम है जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे। और फिर हमारा क्या है नेक्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। एस मतलब क्या, सैंपल स्पेस। तो अभी हम लोग ये दोनों कॉलम को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं क्योंकि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को तो अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन जो है हमारा एग्जांपल वो क्या है, वन कॉइन इज टॉस्ड। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, बरोबर। अभी देखो अगर मैं आपको बोलूं कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम क्या होंगे तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ। इस एक्सपेरिमेंट के, यानी कि ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके आउटकम्स क्या होंगे, तो आउटकम क्या होता है कि जो भी हमारे पॉसिबल रिजल्ट होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के
वो क्या होते हैं, हमारे आउटकम होते हैं। ओके, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, यानी कि एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस कर रहे हैं तो उसके ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स, क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो ये उसके ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे और यही क्या होंगे, हमारे आउटकम्स होंगे। ओके, यानी कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका आउटकम क्या होगा, हेड और टेल। ये तो हमने समझ लिया। ओके, अब सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं उसका अगर हम लोग क्या करते हैं, सेट लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट इज सेट, सेट तो पता है ना, सेट क्या होता है, ये तो हमने बहुत अच्छे से 9th स्टैंडर्ड में किया था। सेट मतलब क्या, कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे आउटकम्स है उसका अगर हम लोग क्या करते हैं, सेट लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे आउटकम्स है उसका सेट लेंगे। सेट लेंगे इसका मतलब क्या, कि इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा करेंगे, तो यही हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। सिंपल, ये क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। और सैंपल स्पेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बाय यूजिंग कैपिटल लेटर एस। तो दैट इज एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हेड कॉमा टेल। तो यहाँ पे देखो यही लिखा है, s इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है ना सर्कल ब्रैकेट यूज किया है, बट एक्चुअली में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हेड कॉमा टेल। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ओके, समझ में आया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा सैंपल स्पेस है ना, इसके अंदर के ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, ये क्या हो गए, हमारे एलिमेंट्स हो गए सैंपल स्पेस के। तो ये जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर यही लिखा था, क्या लिखा था, यहाँ पे देखो, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये सैंपल पॉइंट है, ये भी क्या है, सैंपल पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सैंपल स्पेस है इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है, 2 सैंपल पॉइंट्स है, बरोबर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे n ऑफ s। n ऑफ s इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट s। ओके, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट s इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू हाउ मच, यानी कि कितने सैंपल पॉइंट्स है, 2 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आया, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S, या हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन S। और यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सैंपल स्पेस है इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है, 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 2। समझ में आया। अब देखो सेकेंड रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा कौन सा है, सेकेंड रैंडम एक्सपेरिमेंट है 2 कॉइन्स आर टॉस। यानी कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे आउटकम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या आउटकम्स होते हैं, या तो हमको हेड हेड मिल सकता है, या तो हेड टेल मिल सकता है, या टेल हेड मिल सकता है, या टेल टेल मिल सकता है। ओके, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हो गए, और जो हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, आउटकम होंगे। ठीक है, लेकिन व्हाट इज सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है कि जब हम ये सारे जो हमारे आउटकम्स होते हैं उसका क्या करते हैं, जब हम लोग सेट लेते हैं। अब सेट लेते हैं इसका मतलब क्या, कि हम लोग क्या करेंगे, ये सारे आउटकम को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे एंड ये सारे जो हमारे आउटकम्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा कर लेंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया, सेट हो गया, यानी कि हमने क्या किया, आउटकम का सेट ले लिया। तो यानी कि जो हमारा आउटकम का सेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एस इज इक्वल टू, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड
कॉमा टेल टेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। एंड व्हाट इज सैंपल पॉइंट? तो यहाँ पे देखो ये जो सैंपल स्पेस है इसके अंदर के ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट। जैसे कि ये सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है और ये भी सैंपल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर देयर इन दिस सैंपल स्पेस? तो 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। समझ में आया? ओके। वैसे ही हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट थर्ड वाला जो है वो क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमको क्या क्या आउटकम मिलेगा? तो यहाँ पे देखो ये सारे हमारे आउटकम्स है, ठीक है। और जब हम लोग आउटकम्स का सेट लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना मिलेगा हमको, 8 मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर तुम लोग ये सारे सैंपल पॉइंट्स को काउंट करोगे तो कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए इस सैंपल स्पेस के अंदर, 8, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा है। ओके, आगे का आई थिंक तुम लोग अच्छे से कर सकते हो, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अ डाई इज थ्रोन, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ये होगा। एंड जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे इन सैंपल स्पेस वो कितने होंगे, 6 होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। और अगर हम लोग 2 डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ये सारा हमारा सैंपल स्पेस होगा। एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 क्या है, अ कार इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। यानी कि सपोज करो कि हमारे पास कार्ड है और उस कार्ड के ऊपर क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं 1 to 25। और अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड को रेंडमली पिक करते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, और इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, यानी कि अगर हम लोग वो एक कार्ड है उसको रेंडमली पिक कर रहे हैं तो उस कार्ड के ऊपर क्या क्या आ सकता है, यानी कि क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, दैट विल बी अवर आउटकम। तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, बरोबर। 1 से 25 के बीच में कुछ भी नंबर आ सकता है, तो वो हो जाएंगे हमारे आउटकम्स। यानी कि अगर हम लोग वो आउटकम का क्या करते हैं, सेट लेते हैं, तो वही हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर देयर इन दिस सैंपल स्पेस? तो यहाँ पे टोटल 25 सैंपल पॉइंट्स है इस सैंपल स्पेस के अंदर, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो कार्ड है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया है। आई होप आपको ये पता ही होगा। तो आई होप आप सबको ये पता चल गया होगा व्हाट इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को अगर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका जब सेट लेते हैं, सेट समझते हो ना, वही बस सेट जब लेते हैं ना तो उसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेट्स रिमेंबर क्या लिखा है, द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस ट्वाइस is the same as that of 2 coins tossed simultaneously. The same is true for 3 coins. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देती हूँ। सपोज करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को, ठीक है, ये सपोज करो कि कॉइन है और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो हमको क्या क्या सैंपल स्पेस मिलेगा, हमको मिलेगा हेड हेड, ओके, उसके बाद हम लोग को मिलेगा हेड टेल, फिर हमको मिल सकता है टेल हेड, एंड देन हमको मिल सकता है टेल टेल, ठीक है। ये चारों में से हमको कुछ भी मिल सकता है, तो ये होगा हमारा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, बरोबर। तो यानी कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो हमको ये सैंपल स्पेस मिलता है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो कि अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉइन्स लेते हैं, ठीक है, कितने कॉइन्स लेते हैं, 2 कॉइन्स लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, ओके, यानी कि साथ में टॉस करते हैं, तो तब हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, तो तब जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कि यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वही हमारा यहाँ पे सैंपल स्पेस होगा। यानी कि यहाँ का जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, हेड हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है
या टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो बस यही यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस ट्वाइस इज द सेम एज दैट ऑफ 2 कॉइन्स tossed simultaneously. The same is true for 3 coins. यानी कि 3 coins के लिए भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉइन्स लेते हैं और उस 3 कॉइन्स को हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, तो वो दोनों का सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? वैसे ही सेकेंड रिमेंबर दिस में क्या बोला है? द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल ट्वाइस is the same as 2 die rolls simultaneously। यानी कि वही यहाँ पे एक बात बोली है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो एक डाई लेते हैं, ठीक है, और इस डाई को हम लोग क्या करते हैं, रोल करते हैं 2 बार, यानी कि ट्वाइसली हम लोग रोल करते हैं, तो जो हमको सैंपल स्पेस मिलेगा वही हमारा सेम सैंपल स्पेस किसका होगा? जब हम क्या करते हैं, 2 डाई को लेते हैं और वो 2 डाई को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक डाई लेते हैं और उसको 2 बार रोल करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा, और अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 डाई लेते हैं और उनको साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल से अभी तक हमने जो किया, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होता है, वो सब क्या होता है, उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, For each of the following experiments, write sample space S and number of sample points, that is N of S। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट्स है और हमको क्या करना है, ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है उसका हम लोग को सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम लोग करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट वन क्या है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक कॉइन और एक डाई को अगर हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमको क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे वो हमको बताना है। ठीक है, और जब हम वो पॉसिबल आउटकम्स का क्या करेंगे, सेट लेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। तो यानी कि हम लोग को फर्स्ट वन के लिए क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है और फिर हमको लिखना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन जो है उसका जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, जैसे कि आपको पता है सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर S से। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन और एक डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं तो हमको क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो कॉइन जो होता है उसमें हमको क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है और टेल मिल सकता है, बरोबर। तो यानी कि यहाँ पे देखो हेड के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, यानी कि डाई में क्या होता है, 1 होता है, बरोबर। या फिर हेड के साथ क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या हेड के साथ 3 आ सकता है, या हेड के साथ 4 आ सकता है, या हेड के साथ 5 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 6 आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं। ओके, तो जब हम वो सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट लेते हैं तो वही तो हमारा सैंपल स्पेस होता है, तो वही हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 या फिर हेड के साथ 6 आ सकता है। ओके, या फिर क्या हो सकता है, अभी हम लोग क्या लेंगे, टेल का लेंगे, यानी कि क्योंकि कॉइन में टेल भी तो होता है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शायद टेल के साथ 1 आ जाए, या फिर टेल के साथ 2 आ जाए, या फिर टेल के साथ 3 आ जाए, या टेल के साथ 4 आ जाए, या टेल के साथ 5 आ जाए, या फिर टेल के साथ 6 आ जाए। ठीक है, तो यानी कि यही हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, समझ में आया सैंपल स्पेस। और अभी हम लोग को क्या लिखना है, N of S लिखना है। व्हाट इज N of S, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S। तो यहाँ पे देखो कितने सैंपल पॉइंट्स है, तो अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हमको कितने सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे, 12। तो यानी कि N of S इज इक्वल टू 12। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, 2 digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating a digits। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो हमारे digits है that is 2, 3 and 5, ये तीनों डिजिट्स के मदद से हम लोग को क्या करना है, 2 डिजिट्स नंबर्स क्या करने हैं, फॉर्म करने हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया। हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डिजिट्स देख रहे हो इसके मदद से यानी कि इसके हेल्प से हमको 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म करने हैं।
ओके, तो हम कितने 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म कर सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हम लोग को डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, ये बात का हमको ख्याल रखना है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, बरोबर 23। यहाँ पे देखो हम लोग 22 नहीं लिख सकते, ओके, 22 जो है ना वो भी क्या है, हमारा 2 डिजिट नंबर है, लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं, डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, और हमको यहाँ पे क्या बोला है कि डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, इसलिए हम लोग 22 को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बरोबर, तो कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 25। उसके बाद 32, 35 हो जाएगा, बरोबर, तो 32 और 35, एंड देन हमारा क्या हो जाएगा, 52 और 53, ओके। तो ये रहे हमारे सारे 2 डिजिट्स नंबर जो हमने बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स 2, 3 एंड 5, और यहाँ पे हमने डिजिट्स को रिपीट नहीं किया है, ओके। तो हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, n ऑफ s लिखना है। n ऑफ s मतलब क्या, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस s। तो यहाँ पे ये हमारे सारे सैंपल पॉइंट्स है, तो कितने सैंपल पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो खत्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया है, यानी कि 1 आवर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.3, और यहाँ पे देखो जो प्रैक्टिस सेट 5.4 है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, एंड प्लीज शेयर करो वीडियो को, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपके फ्रेंड्स को। तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।